राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की जय श्री महाकाल। मित्रों, पिछले भाग में महाराज का व्यवहार मेरे मस्तिष्क में अभी तक घूम रहा है और मुझे लगता है कि आपके मस्तिष्क में भी किसी कोने पर घर बनाकर यह सवाल बैठा ही होगा कि महाराज ने विद्याधर के बारे में वित्त मंत्री मकरंद से कोई बात क्यों नहीं की। वैसे उनकी समस्या महाराज के लिए ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो हो सकता है कि महाराज उसे अपने स्तर पर ही हल कर दे, क्योंकि राज्य की आर्थिक स्थिति वाली समस्या निस्संदेह विद्याधर की समस्या से 1000 गुना बड़ी तो थी, अभी तो कहें कि उससे भी अधिक थी। आइए देखते हैं कि महाराज के मस्तिष्क में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाले हैं। रुकिए मकरंद जी, जिस कार्य के लिए हमने आपको बुलाया था वो तो हम भूल ही गए। आज्ञा करें महाराज। मकरंद जी, हमारे राज्य के अतिथि गृह में आचार्य विद्याधर जी ठहरे हुए हैं। आप उन्हें 100 बीघा भूमि, 50 गाय और 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं सम्मान के साथ दे दीजिए। जो आज्ञा महाराज। किंतु एक समस्या है महाराज। समस्या? किंतु किस संदर्भ में? महाराज, वो विद्याधर जी को स्वर्ण मुद्राएं देने के संदर्भ में। हम समझे नहीं मकरंद जी। महाराज, वो बात यह है कि गाय और भूमि की व्यवस्था तो हो जाएगी, किंतु मुद्रा कोष अधिक से अधिक 6 माह का ही बचा है। ऐसी स्थिति में मुद्राएं दान करना संकट को और बढ़ाना ही होगा महाराज। तो ठीक है मकरंद जी, आप उन्हें 100 बीघा भूमि और 50 गाय सम्मान के साथ दे दीजिए। बाकी चर्चा हम कल सभा में करेंगे। जो आज्ञा महाराज। अब आज्ञा है। शुभ रात्रि। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। चलिए, ये तनाव तो खत्म हुआ कि विद्याधर की सहायता के लिए तो महाराज ने कुछ कहा ही नहीं। अब जिस राजा के राज्य में 6 माह का मुद्रा कोष ही संचित हो, तो उसे विद्याधर जैसे ब्राह्मण की समस्या कैसे याद रहेगी। किंतु अंततोगत्वा याद आ ही गई और उन्होंने उनकी सहायता भी कर दी, क्योंकि वो तो सम्राट विक्रमादित्य हैं और इसीलिए उन्हें पर दुख काटनहार कहा जाता है। किंतु मित्रों, मूल समस्या तो यह है कि 6 माह का मुद्रा कोष ही बचा है, अर्थात महाराजा विक्रमादित्य कंगाली या तंगहाली की ओर बढ़ रहे हैं। पर क्या विक्रम सच में कंगाल हो जाएंगे? वित्त मंत्री ने आचार्य वराहमिहिर के साथ
अर्थव्यवस्था पर आपातकालीन बैठक में सभी से क्या चर्चा की और महाराज के समक्ष पहुंचे अपनी क्या बातें लेकर, आइए देखते हैं। तो बताइए, अर्थव्यवस्था पर आपातकालीन बैठक का कुछ निराकरण निकला अथवा नहीं? महाराज, कुछ सुझाव और योजनाएं आई हैं, आप देख लीजिए। कृषि में आवश्यक उपज के साथ बहुमूल्य और निर्यात की जाने वाली उपज की खेती का सुझाव अति उत्तम है। इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाए। महाराज, पर्यटन संबंधी योजना को भी मूर्त रूप दिया जा सकता है। मुझे तो अच्छी लगी ही, तो आचार्य भी इस बात से सहमत है। जब आचार्य ने सहमति दे दी है तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? ऐसा नहीं है महाराज, ये तो आपकी महानता है जो आप इतना सम्मान देते हैं। आपके अमूल्य सुझाव और आपकी तीक्ष्ण दृष्टि की आवश्यकता सदैव वांछित है, और अंतिम निर्णय तो आप ही का होना चाहिए महाराज। मैं आचार्य की बात से सहमत हूँ महाराज। और वैसे भी महाराज, विद्वानों के मतानुसार जब हमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो बुद्धिमान लोगों से विचार विमर्श करने के उपरांत ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। मैं आचार्य की बात से सहमत हूँ। मकरंद जी, आप और आचार्य भी विद्वान हैं, तो विद्वानों का मत तो आ ही गया है, और बैठक में भी विद्वानों ने अपना मत तो दिया ही होगा। वैसे क्या था उनका मत? लगभग सभी को योजना उत्तम लगी महाराज। हमने भी दृष्टि डाल ली है, इसे भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए। वैसे मकरंद जी, एक बात बताइए, ये पर्यटन और कृषि वाली योजना किस विद्वान की है? लगता है इन दोनों योजनाओं के पीछे कोई सुंदर रहस्य छुपा हुआ है, तभी आप एक दूसरे को देखकर इसमें हास्य का आदान प्रदान कर रहे हैं। हमें भी बताइए, ताकि हम भी चिंता के क्षणों में थोड़ी मुक्ति पा लें। अवश्य महाराज। हुआ ये, जब मैंने अर्थव्यवस्था की आपातकालीन बैठक की बात आचार्य को बताई तो उन्होंने एक सुझाव दिया, और वो सुझाव ये था कि मंत्रिमंडल के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था के कुशल और विद्वान आचार्यों, कुछ कुशल विद्यार्थियों और व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी आमंत्रित करना चाहिए, जिससे हमें ठोस और नए आधारभूत सुझाव प्राप्त हो सके। मुझे सुझाव अच्छा लगा, हमने उन्हें आमंत्रित किया और परिणाम आपके सामने है महाराज। साधु साधु, अप्रतिम। ये विचार तो हम भी नहीं सोच पाए। आपको पूर्ण अधिकार है हमारे नवरत्नों में से एक होने का। महाराज, ये तो ईश्वर की कृपा और आपकी संगति का प्रभाव है। किंतु हमारे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला है। ये योजना किसकी है? अवश्य महाराज, पर्यटन संबंधी योजना एक अर्थशास्त्र के कुशाग्र विद्यार्थी अगम कुमार की है, और कृषि संबंधित योजना एक छोटे किंतु बुद्धिमान व्यापारी महादेव जी की है। महाराज, एक योजना लौह वस्तुओं के निर्माता रामकिंकर जी की भी है। उन्होंने अपनी योजना में उल्लेख किया है कि सीमित अवधि के लिए जो भी वित्त विभाग निर्धारित करे, उतनी अवधि के लिए निर्माण कार्य पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाए, और निर्माण के लिए उन्हें कम लागत पर भूमि उपलब्ध कराई जाए, जिससे निर्माण बढ़ेगा, उत्पादन लागत कम आएगी, जिससे दूसरे देशों और राज्यों की तुलना में हमारी वस्तुएं सस्ती होंगी, निर्यात बढ़ेगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी महाराज। उत्तम, अति उत्तम। हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि हमारे राज्य में इतने विद्वान उद्योगपति और व्यापारी भी हैं। वैसे आपके मस्तिष्क में यह नया विचार आया कैसे? महाराज, आपकी प्रेरणा से। हमारी प्रेरणा से? कैसे? बात यह है महाराज कि जब आपने प्रजा पर अतिरिक्त कर लगाने के सुझाव को पूर्णतः निरस्त कर दिया, और उसका कारण यह बताया कि जब राजकोष की स्थिति चिंतनीय है तो प्रजा की स्थिति ठीक कैसे हो सकती है।
जी हाँ, अवश्य कहा था, किंतु इस बात से आपको कैसे प्रेरणा मिली है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। महाराज, जब मैंने आपके ये विचार सुने कि जब प्रजा की स्थिति ही चिंताजनक है, तो मैंने ये विचार किया कि क्यों न प्रजा से ही उनकी समस्याओं के बारे में पूछा जाए और उन्हीं से उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में पूछा जाए। ये सोचकर ही हमने उन्हें आमंत्रित किया है महाराज। हमें आप पर गर्व है। आप हमारे राज्य और संपूर्ण भारतवर्ष की धरोहर है। महाराज, इन समस्त योजनाओं को हम आज से लागू तो कर दें, किंतु 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 क्या? किंतु महाराज, आचार्य वराहमिहिर और हमारे विश्लेषण के अनुसार यदि हम इन समस्त योजनाओं को लागू कर दें तो भी हमारी समस्या समाप्त नहीं होगी। महाराज, स्पष्ट रूप से समझाइए, आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, मैं बताता हूं। हमारा विश्लेषण ये कहता है कि इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन अगर हम तत्काल रूप से भी लागू कर दें, तब भी इन सभी योजनाओं का प्रभाव आने में 1 से 1.5 वर्ष का कालांतर तो लग ही जाएगा। जी महाराज, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा आपदा प्रबंधन के लिए संचित कोष केवल 6 माह तक ही चल पाएगा। जी महाराज। मकरंद जी, एक कार्य कीजिए, राज्य के सभी धनाढ्य व्यापारियों की एक बैठक बुलाइए, उन्हें हुंडी लिखकर दीजिए और उनसे कम से कम 3 वर्ष के लिए ऋण उठा लीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, किंतु इन सब से भी समस्या समाप्त नहीं होगी महाराज। एक और उपाय है महाराज, किंतु थोड़ा अव्यवहारिक है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सम्राट अशोक के गुप्त काल कोष के बारे में पढ़ा और यह भी जाना कि उनके राज्य में उस काल में उन्होंने किस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाई थी। कालकोश? फिर क्या पाया आपने? महाराज, उन्होंने अवंतिका क्षेत्र में अपने संचित कोष के अलावा भी एक गुप्त स्थान पर आपातकालीन कोष के रूप में धन संचित कर रखा था महाराज, और वो धन आज भी वहीं स्थित है। और वो इतना अत्यधिक धन है महाराज कि संपूर्ण भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। तो फिर इसमें अव्यवहारिकता क्या है? अव्यवहारिकता यह है महाराज कि वो जानकारी अधूरी है। अधूरी अर्थात? अर्थात ये तो ज्ञात है कि वो गुप्त कोष अवंतिका क्षेत्र में ही कहीं है, किंतु कहां है ये ज्ञात नहीं है महाराज। तो ये बात है, किंतु कोई तो सूत्र होगा जिससे ये ज्ञात हो सके कि वो गुप्त कोष कहां है। हां, एक धुंधला सा सूत्र है महाराज। यदि उस पर कार्य किया जाए तो कदाचित हम उस कोष तक पहुंच सकते हैं। और वो सूत्र क्या है? उस पुस्तक में गुप्त कोष वाले अध्याय के अंत में केवल 1-2 पंक्तियां हैं और एक अधूरी पहली के रूप में उल्लेख किया है। उसके आगे के पृष्ठ है ही नहीं महाराज। केवल 2-3 पंक्ति? और उल्लेख क्या है? केवल इतना कि महाराज के पिता गर्दभ भील के समय तक आदिवासियों के किसी भील समुदाय के किसी परिवार या व्यक्ति विशेष को उस खजाने का रहस्य ज्ञात था और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है, अर्थात परंपरागत रूप से सुरक्षित है और अभी भी होगा ही। किंतु कहां है? और वो अधूरी पहली क्या है? साधु को शीश कटे, धन को भंडार पटे। बस इतना ही लिखा है महाराज।
मकरंद जी, एक कार्य कीजिए। संपूर्ण राज्य में, विशेषकर आदिवासी समुदाय में ये मुनादी करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति इस पहेली का अर्थ बताएगा उसे पुरस्कार स्वरूप 25 गांवों की सामंती दी जाएगी। आचार्य और आप दोनों अपने स्तर पर इसके लिए कार्य कीजिए। साधु को शीश कटे, धन को भंडार पटे। क्या आशय हो सकता है इस अधूरी पहेली का? प्रथम तो यही लगता है कि साधु का शीश काटने से धन से भंडार भर जाएंगे, किंतु साधु का शीश काटकर कोई क्यों पाप अपने सिर लेगा? क्या महाराज विक्रमादित्य ये पाप अपने सिर लेंगे? ले भी सकते हैं। प्रजा हित के लिए ये पाप वो कर भी सकते हैं, क्योंकि प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। किंतु मूल प्रश्न तो अभी भी यही है कि कौन से साधु का शीश काटने से धन प्राप्त होगा, और उससे भी बड़ा प्रश्न तो यह है कि वो साधु आखिर मिलेगा कहां? और फिर यह भी कि पहेली तो अभी अधूरी है, क्या पूरी पहेली मिल पाएगी? बहुत उलझन है। इन सब को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखें इस कहानी का अगला भाग। तब तक जय श्री महाकाल, जय सम्राट वीर विक्रमादित्य। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक चकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की